वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर गेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम गेट 2023 के अंदर बोटनी से जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि गेट के अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, गेट एक्सेल के अंदर कोई भी सब्जेक्टिव जैसे होता है, जैसे कि अगर हम बात करें बोटनी की, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है 1 मार्क के लिए और एक होते हैं 2 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए आते हैं 8 क्वेश्चन और 2 मार्क के लिए आते हैं 11 क्वेश्चन। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ये 16 नंबर हो जाते हैं, ये 8 नंबर के हैं और यहाँ ये हो जाते हैं 22 के लिए। तो टोटल एक सेक्शन जो है 30 मार्क्स को कैरी करता है। तो आज की इस वीडियो में गेट 2023 के लिए, गेट 2023 में बोटनी में ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं 8, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 मार्क्स के जो 11 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ बोटनी के लिए जो कोड इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सेल R होता है और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 54 तक जितने भी क्वेश्चन है वो 1 मार्क कैरी करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज करेक्ट। तो प्लांट के अंदर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं उनके बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 गलत है, 1 सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती क्या है। तो देखो, यहाँ अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वस्कुलर बंडल्स। यानी कि जिस तरीके से वो अपने फूड को, वाटर को कंडक्ट करते हैं, उसके लिए उनके पास कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पर 2 टाइप के जो है प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, और होते हैं नॉन वस्कुलर जिनके पास वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं होते हैं, उनके पास अलग मैकेनिज्म होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, तो जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनको हम हायर कैटेगरी में रखते हैं और जिनके पास वस्कुलर बंडल नहीं होते उनको हम कहते हैं कि वो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है वो वस्कुलर प्लांट्स के अंदर मिलती है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर अ सेलुलर फीचर्स फाउंड इन द रूट ऑफ ऑल हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म है, जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो उनकी जो रूट होती है वहां पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलते हैं। अगर इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, जैसे मानो ये किसी भी एक कोई प्लांट की जो है रूट है, ठीक है, और रूट का अगर मैं कितना पोर्शन जो है कट कर लेती हूँ, तो यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी, इसका भी अगर मैं इतना पोर्शन आपको जूम करके दिखाती हूँ तो वो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर होती है सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। इसके बाद यहाँ वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ होता है कॉर्टेक्स। इसके बाद यहाँ एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं वस्कुलर बंडल। और जिनके पास वस्कुलर बंडल होते हैं उन प्लांट्स को हम बोल देते हैं वस्कुलर प्लांट्स। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिथ। ठीक है, तो रूट जो होती है, रूट की जो एंडोडर्मिस होती है, रूट की जो एंडोडर्मिस होती है, यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंडोडर्मल सेल बोलते हैं। इन सेल में रेडियली और ट्रांजेंटली दोनों तरीके से सुबेरिन की कोटिंग होती है। जैसे मानो अगर मैं इस एक सेल को हटाऊं, यहाँ पर रखूं, तो इस एक सेल के इस तरीके से भी और इस तरीके से भी सुबेरिन की कोटिंग होती है। सुबेरिन क्या है, एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, ये इसको कोट करके रखता है चारों तरीके से, चारों तरफ से। ऐसे दूसरे सेल में भी होगा, ऐसे तीसरे सेल में भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सुबेरिन की कोटिंग की वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं। ये देखो, ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं।
इसी को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो रूट जो होती है आइदर वो मोनोकोट प्लांट हो या तो डाइकोट प्लांट हो, इन सभी की प्लांट की जो रूट होती है उसमें जो एंडोडर्मिस होती है, इसके जो सेल होते हैं एंडोडर्मस सेल, उनमें सुबरिन की कोटिंग होती है। अब इस तरीके से हर एक सेल में कोटिंग है तो एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और क्योंकि सुबरिन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये जो स्ट्रिप्स बनेगी यहाँ पर वो भी हाइड्रोफोबिक होगी। अब हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो पानी को डायरेक्ट एंट्री नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो वस्कुलर बंडल में पानी होता है उसको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या फिर अगर यहाँ से पानी अंदर आएगा तो वो डायरेक्ट यहाँ अंदर नहीं आ सकता है। तो ये होता किस लिए है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि पूरे रूट का ये वाला पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक प्लांट में जहां भी पानी पहुंचाना है या फिर फूड पहुंचाना है तो ये ही मेन रोल प्ले करता है। तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए रूट में जो एंडोडर्मिस होती है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये बातें समझ आई हैं तो यहाँ इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर अ सेलुलर फीचर्स फाउंड इन द रूट ऑफ ऑल हायर प्लांट्स। रूट में मिलता है, ना कि शूट में, ना कि लीफ में। They are ring-like hydrophobic cell wall impregnation. These impregnations occur in the endodermis as inner cell layer that surround the central vascular strand of the root. ठीक है, कहाँ होती है, एंडोडर्मिस में होती है। किसको सराउंड करती है, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं रूट के उसको सराउंड करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकिल आता है और फिर आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर ये जो एंडोडर्मिस होता है इसमें देखो ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ फर्स्ट में लिखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर स्पेसिफिक टू वस्कुलर प्लांट्स फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स। ये कहाँ मिलती है, वस्कुलर प्लांट में मिलती है, बिल्कुल सही है, लेकिन एपिडर्मल सेल में नहीं, एंडोडर्मल सेल में मिलती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी में लिखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशन मोस्टली फाउंड इन द शूट टिश्यूज। ये भी गलत है क्योंकि ये रूट में मिलता है। थर्ड में लिखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू अलाउ द सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया है आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ एक बैरियर लग जाता है और केवल उसको एंट्री मिलती है अंदर जो कि प्लांट के लिए जरूरी है। जैसे कि कोई भी न्यूट्रिएंट है, अगर वो जरूरी है तो वो ही उस वॉल को क्रॉस कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पैथोजन है तो उसको भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ में लिखा है ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मस सेल ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट्स। तो यहाँ तक तो बात सही है कि रूट में मिलता है, रूट के भी जो एंडोडर्म है वहां मिलता है, लेकिन किसमें, वस्कुलर प्लांट्स में, ना कि नॉन वस्कुलर प्लांट में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, सही कौन सा है, सही है थर्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, रोटेनॉन इज अ केमिकल ऑफन यूज्ड टू किल इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रॉप प्लांट्स एंड फिशेस इन द लेक्स। Rotenone acts by inhibiting the electron transport from the NADPH dehydrogenase enzyme in complex 1 to ubiquinone in the mitochondrial electron transport chain. Which one of the following explain why plant can tolerate the rotenone application? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि रोटेनॉन नाम का एक केमिकल होता है। यदि कोई भी प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट है जो कि इसको डिजीज कर रहा है, तो उस पेस्ट को किल करने के लिए हम रोटेनॉन डालते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, करता क्या है ये रोटेनॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है रेस्पिरेशन में, जो ईटीसी चलता है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द यूबिक्विनोन तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता है ये रोटेनॉन। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं तो ईटीसी नहीं होगा, ईटीसी नहीं होगा तो एटीपी जनरेट नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से उस पेस्ट के अंदर जितने भी सेल हैं सबकी डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली उस पेस्ट की भी डेथ हो जाएगी।
लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वो ईटीसी जो पेस्ट के अंदर चलता है वो सेम ईटीसी प्लांट के अंदर भी चलता है। तो रोटेनॉन जो है प्लांट को क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो रोटेनॉन प्लांट की ईटीसी को क्यों नहीं रोक रहा है, वो केवल पेस्ट के ईटीसी को ही क्यों रोकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही एक्सप्लेनेशन है जो ये बताएगा कि वो जो रोटेनॉन है केवल पेस्ट को किल कर रहा है लेकिन प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए, रोटेनॉन is a naturally occurring compound that inhibits the electron transport chain complex 1 in mitochondria। रेस्पिरेशन क्या है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर किसी के अंदर मिलती है, हर किसी के अंदर। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यहाँ ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, रेस्पिरेशन के नाम से आपको मिल जाएगी। और ईटीसी अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं तो ईटीसी पर भी अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं अगर आपको अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है और ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द यूबिक्विनोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूबिक्विनोन को ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और अगर वहां रोटेनॉन है तो ये रोटेनॉन ऐसा नहीं करने देगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, जिस वजह से ये पूरी साइकिल जो है रुक जाती है। ये रुक जाती है तो वहां एटीपी की फॉर्मेशन भी नहीं होती है, जिससे अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ही डेथ हो जाएगी। लेकिन कहा है कि प्लांट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है। अब ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 आपने यहाँ देखा है जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसे कौन बनाता है, NADPH डिहाइड्रोजिनेज बनाता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बनाने का जो काम कर रहा है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH डिहाइड्रोजिनेज। तो प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है, यानी कि रोटेनॉन जब आता है तो वो प्लांट के कॉम्प्लेक्स 1 को भी अफेक्ट करता है। प्लांट का जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो उसको भी इनहिबिट कर देता है जैसे कि वो पेस्ट में करता है। लेकिन प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है टू कोप दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास एक और NADPH होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये कॉम्प्लेक्स 1 है, तो अगर उस रोटेनॉन ने इस कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर दिया है फिर भी प्लांट के पास ये देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है जो कि NADPH को कन्वर्ट कर देगा NAD पॉजिटिव में, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ इसके पास चले जाएंगे जैसे कि नॉर्मली जाते हैं। ऐसे ही एक और अल्टरनेटिव NADH डिहाइड्रोजिनेज भी होता है। मतलब क्या है, उसके पास एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजिनेज भी है और अल्टरनेटिव NADH डिहाइड्रोजिनेज भी है। अब ये क्या करता है, ये NADH को कन्वर्ट करता है NAD पॉजिटिव में, और ये क्या करता है, ये NADPH को कन्वर्ट करता है NADP पॉजिटिव में। दोनों से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जाते हैं यूबिक्विनोन के पास, फिर यहाँ से होते हुए सारा काम एज इट इज चलता है। बस ये कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं करेगा, इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ दूसरा होता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट रोटेनॉन के इफेक्ट को भी टॉलरेट कर लेता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं किसमें ये बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेजिस्टेंट टू द रोटेनॉन। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोटेनॉन क्या करता है, अफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, आइदर वो पेस्ट का हो, फिश का हो या एनिमल का हो या प्लांट का हो, किसी का भी हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिया हुआ है कि प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 जो है रेजिस्टेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्लांट इनएक्टिवेट रोटेनॉन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ऐसा भी नहीं है, प्लांट ऐसा नहीं करते हैं, प्लांट रोटेनॉन को इनएक्टिव नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्लांट्स हैव स्पेसिफिक चैनल्स दैट इफ्लक्स रोटेनॉन आउट ऑफ द सेल, इसके पास ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो रोटेनॉन को बाहर ही निकाल देगा। फोर्थ कहता है प्लांट्स हैव एडिशनल
NADPH डिहाइड्रोजिनेज दैट आर रेजिस्टेंट टू रोटेनॉन। ये बात बिल्कुल सही है, प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है जो कि रोटेनॉन से रेजिस्टेंट होता है और सारा काम करवाता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Although Pseudomonas syringae infection in plants is actively inhibited by the endogenous salicylic acid assay of host origin, a successful infection is still established because the bacterium secretes quarantine and effector molecules. Which one of the following best describe the mode of action of quarantine? तो आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास सिरिंजेई। ये प्लांट में इन्फेक्शन करता है, लेकिन प्लांट के पास क्या होता है, एसे होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है जो इस बैक्टीरिया को ये काम नहीं करने देता, मतलब इस बैक्टीरिया को प्लांट में इन्फेक्शन कोज नहीं करने देता है एसे। लेकिन देखा गया है कि ये बैक्टीरिया फिर भी होस्ट को यानी प्लांट को इन्फेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये बताया है आपको कि ये बैक्टीरिया सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है कोरेनिटाइन। तो अब आपसे पूछा है कि कोरेनिटाइन ऐसा क्या करता है प्लांट के अंदर कि ऐसे के होते हुए भी वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर पाता है। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास सिरिंजेई। ये प्लांट को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है, लेकिन प्लांट के पास एक ऐसे नाम का सैलिसाइलिक एसिड नाम का प्लांट हार्मोन होता है जो कि उस बैक्टीरिया को ये नहीं करने देता है, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं करने देता है। लेकिन देखा गया है कि प्लांट में ऐसे है फिर भी ये बैक्टीरिया उस प्लांट को अफेक्ट कर पाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन को रिलीज करते सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसका नाम है क्वारंटाइन। तो अब आपसे पूछा है कि ये क्वारंटाइन ऐसा क्या करता है जिससे कि वो बैक्टीरिया प्लांट को अफेक्ट कर पाता है। ओके, चलिए देखते हैं तो वो क्या करता है। ये जो क्वारंटाइन है जिसको हम COR भी बोल सकते हैं, इज अ फाइटोटॉक्सिन फॉर्म बाय द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सिरिंजेई। एक बैक्टीरिया जिसका नाम स्यूडोमोनास सिरिंजेई है, ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है। देखो, फाइटोटॉक्सिन का मतलब क्या है, ऐसा टॉक्सिन जो प्लांट को हार्म करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोटॉक्सिन। तो ये जो COR है ये एक फाइटोटॉक्सिन है जिसको स्यूडोमोनास सिरिंजेई रिलीज करता है। अब ये जो COR है कैन मैनिपुलेट प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग टू एक्सेस द न्यूट्रिएंट एंड काउंटरएक्ट द डिफेंस रिस्पॉन्स। अच्छा, ये करता क्या है, ये COR प्लांट हार्मोन को मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन की जो सिग्नलिंग होती है उसको मैनिपुलेट कर देता है, मतलब उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि इसको धोखा दे देना, मतलब कुछ ऐसा कर देना कि सच में ऐसा है नहीं पर उसने ऐसा कर दिया है। आगे मैं आपको समझाऊंगी। और जिससे वो क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट, प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, साथ साथ उस प्लांट का जो डिफेंस रिस्पॉन्स है उसको भी इनकाउंटर कर देता है, मतलब उसको भी खत्म कर देता है। इट मिमिक, अच्छा ये ऐसा करता कैसे है, हमारे प्लांट के अंदर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। ये एक प्लांट हार्मोन है, जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। तो ये जो COR होता है ये मिमिक करता है एज अ प्लांट हार्मोन जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। ठीक है, जब भी ये बैक्टीरिया इस फाइटोटॉक्सिन को रिलीज करता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट को ऐसा लगता है, फिर प्लांट के सेल को ऐसा लगता है कि ये जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन है। तो जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो भी काम करता है ये क्वारंटाइन उस काम को करना स्टार्ट कर देता है, विच प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर बैक्टीरियल एंट्री। ठीक है, अब मैं एक बार इसको समझा देती हूँ। मानो ये कोई भी एक प्लांट है और इस प्लांट में क्या हुआ है, इस प्लांट में मानो ये इसकी जो लीफ है इसमें स्टोमेटा है, इसकी स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो है इसकी ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है इसने रिलीज कर दिया है क्वारंटाइन को। ठीक है, अब प्लांट को लगता है कि ये जैस्मोनिक एसिड है, तो यहाँ पर जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग जो है ऑन हो जाती है और इससे ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो बैक्टीरिया आराम से अंदर
एंट्री कर लेता है। ठीक है, आगे देखो, दिस अलाउ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन द एपोप्लास्ट, सिस्टमिक ससेप्टिबिलिटी एंड डिसीज सिम्टम। जिस वजह से बैक्टीरिया अंदर आ जाता है, अपनी ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है और डिसीज वहां कर देता है। इट एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग बाय मिमिकिंग जैस्मोनिक एसिड अमाइनो एसिड कंजुगेट्स। ये क्या करता है, जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग को ऑन कर देता है क्योंकि वो मिमिक कर रहा है इसकी तरीके से। COR also induce chlorosis, increase ethylene production and accelerate the senescence. It suppress both assay dependent and assay independent Arabidopsis defense response. ऐसे जो भी काम करता है, ऐसे क्या काम करता है, प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जब ये COR अंदर आता है तो ये जैस्मोनिक एसिड की तरह बिहेव करता है और जैस्मोनिक एसिड इनिबिट करता है एसे को, तो वहां पर एसे इनिबिट हो जाता है, जिस वजह से जो ये बैक्टीरिया है वो एंट्री ले लेता है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, सही पूछा है हमसे। फर्स्ट में लिखा है COR यानी कि कोरोनाटाइन इनिबिट एसे बायोसिंथेसिस। क्या ये ऐसा करता है, ये एसे के बायोसिंथेसिस को क्या इनिबिट करता है, नहीं इनिबिट नहीं करता है। ठीक है, मिमिक करता है वो जे की तरह। ठीक है, तो COR करता क्या है, COR मिमिक करता है, किसके जैसा दिखता है, वो दिखता है जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूशन की तरह दिखता है। फिर वो यहाँ पर जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग को चलाता है, जिससे कि जो एसे होता है, एसे का जो पाथवे है सैलिसिलिक एसिड का, उसको वो इनिबिट कर देता है, ना कि उसकी बायोसिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो ये गलत हो जाएगा। Conatine promote the biosynthesis of jasmonic acid and jasmonic acid signaling in turn inhibit the assay response। ये गलत है। ये जो COR होता है ये जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस को प्रमोट नहीं करता है, उसकी तरह केवल मिमिक करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। Conatine is a structural analog of assay। क्या ये एसे जैसा दिखता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए फोर्थ में क्या लिखा है, कोनाटाइन इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जैस्मोनिक एसिड विच एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग टू इनिबिट द एसे रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है। ये जो COR होता है किसके जैसे दिखता है, जैस्मोनिक एसिड की तरह। फिर वहां पर जैस्मोनिक एसिड एक्टिव हो जाता है, उसकी सिग्नलिंग चलती है जो कि फिर एसे के रिस्पॉन्स को इनिबिट कर देती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। द स्कीमेटिक डिपिक्ट्स एन unexpanded plant cell within a hypocotyl with the arrangement of cellulose microfibrils marked on its cell wall। ठीक है, देखो हमें पता है प्लांट के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है और ये कैसा सेल है, अनएक्सपेंडेड सेल है। मतलब ये सेल जैसा है ऐसा ही है, हमने उसको एक्सपेंड नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है। और आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो सेल वॉल होगी उस सेल वॉल में ये जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स would most likely result from the expansion of this cell if the pattern of the cellulose fibrils does not change। हमने क्या किया है, अब इस सेल को एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, लेकिन वहां पर ये जो सेलुलोज की फिब्रिल्स हैं उनका पैटर्न जो है चेंज नहीं हुआ है। यानी कि वो अगर ऐसे हैं तो वो ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन में दिए हैं ये 4 सेल। पूछा है कि यदि मैं इस सेल को एक्सपेंड कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ और इसका पैटर्न भी चेंज नहीं होता है, तो वो इन चारों में से किसके जैसा दिखेगा। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इस सेल को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसको बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको क्या ऐसा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा होकर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे होकर दिखाई देगा और ये जो फिब्रिल्स हैं वो इस तरीके से एग्जैक्टली सेम इस तरीके से ही प्रेजेंट होंगी जैसे यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपने क्या किया, इस सेल को जो है एक्सपेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो सीक्वेंस है सेलुलोज फिब्रिल्स का वो बिल्कुल सेम है, बट ये सेल क्या हो गया है, एक्सपेंडेड हो गया है। बी में आप देखेंगे क्या ये एक्सपेंडेड है, ये तो हमने हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड किया है, ये एक्सपेंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पर तो ये बिल्कुल सेम ही दिया गया है, तो ये तो अनएक्सपेंडेड है। हमसे कहा है कि एक्सपेंशन हुआ है, तो ये भी गलत है। अच्छा, जब एक्सपेंशन होता है तो क्या जो सेलुलोज की फाइब्रिल्स है वो क्या कहा है कि चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल चेंज हो रखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, चेंज हो रखी है, तो ये गलत। ये एक्सपेंड ही नहीं हुआ है, तो ये भी गलत। एक्सपेंड जो है इस तरीके से होते हैं, ना कि इस तरीके से, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेंड हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोलन डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एमएसक्यू का। क्या पहचान है, वन और मोर, मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। अच्छा नहीं, सही नहीं हो सकती है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है। किसके रिगार्ड में है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन की डेवलपमेंट होती है उसके रिगार्ड में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चारों में से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, गलत, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो ये आपको बताना है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, टेपिटल सेल वॉल इन द एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अच्छा, टेपिटल सेल के बारे में बात आई है। देखो इस डायग्राम को, ये जो माइक्रोस्पोरोजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, देखो ये क्या है, हम सभी जानते हैं कि प्लांट के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट, मेल गैमीट बनते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, एंथर में यहाँ पर ये थिका प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। अब ये जो थिका होते हैं ना अंदर, इनको ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 लेयर होती है। एक सबसे बाहर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके अंदर को बोलते हैं एंडोथीसियम, इसके अंदर होती है मिडल लेयर, और फिर होता है टेपिटम सेल। जो टेपिटम जो वॉल होती है वो सबसे अंदर होती है। ठीक है, बाहर कौन सी है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडल लेयर है। ये 3 तो होती है बाहर, और सबसे अंदर कौन सी है, टेपिटम। और उसके अंदर भी क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं जो मियोसिस करने के बाद बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे बनते हैं पोलन ग्रेन, फिर जिससे बनते हैं मेल गैमीट। तो यहाँ पर वो टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेपिटम जो होती है सबसे अंदर वाली वॉल होती है। क्या काम है इसका, इसका काम है कि जो टिश्यूज अंदर ग्रो कर रहे हैं, जो आगे जा करके पोलन ग्रेन बनाएंगे, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टेपिटम। ठीक है, अब इसकी एक खास बात ये है कि जो टेपिटम होती है कुछ एंजियोस्पर्म में ये इंटैक्ट रहती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है और न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करती रहती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में ये ब्रेक भी हो जाती है। ठीक है, आपको बात याद रखनी है कि ये जो टेपिटल सेल वॉल होती है कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर ये इंटैक्ट रहती है, मतलब ब्रेक नहीं होती है, और कुछ एंजियोस्पर्म में ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है टेपिटल सेल वॉल जो होती है सभी एंजियोस्पर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है, तो गलत है, सभी में नहीं होती है, कुछ में इंटैक्ट रहती है और कुछ में ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। टेपिटल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी एंजियोस्पर्म में इंटैक्ट नहीं रहती है, कुछ में ब्रेक हो जाती है, कुछ में इंटैक्ट रहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है टेपिटल सेल वॉल ब्रेक्स डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयर एज इट रिमेन्स इंटैक्ट इन अदर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आकर के हमें जो है सही स्टेटमेंट मिला है कि कुछ एंजियोस्पर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाती है और कुछ में क्या है वो इंटैक्ट रहती है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी द राइट। फोर्थ में लिखा है within an angiosperm species the tapetal cell wall breaks down in some individuals and not in others। देखो इस स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम कह रहे हैं कि ये जो टेपिटल सेल वॉल होती है, ये जो टेपिटल सेल वॉल होती है कुछ एंजियोस्पर्म में ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और कुछ में कैसी रहती है, कुछ में ये इंटैक्ट रहती है।
कुछ में ये इंटैक्ट रहती है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने माना कोई स्पीसीज है और इस स्पीसीज में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। ऑब्वियसली जब सेम स्पीसीज है तो इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोम है वो भी सेम होगा, ठीक है। जैसे स्पीसीज मानो कोई भी एक है, उसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं वो तो सब सेम ही होंगे ना। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ मैंगो की, मैं आम की बात कर रही हूँ, तो आम की स्पीसीज है, तो यहाँ पर ये भी आम है, 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 सेम स्पीसीज है, तो सेम ही यहाँ पर जीनोम होगा। सेम जीनोम है तो इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी। अगर इस आम में ये टैपिटल सेल वॉल इंटैक्ट है तो भाई इसमें भी इंटैक्ट ही होगी, इसमें भी इंटैक्ट होगी, इसमें भी इंटैक्ट होगी, इसमें भी इंटैक्ट होगी। मानो कोई दूसरी स्पीसीज है, स्पीसीज नंबर 2 है, उसमें ये इंडिविजुअल हैं अलग अलग सारे, मतलब इंडिविजुअल है अलग अलग लेकिन सबका जीनोम तो सेम है। मानो अगर ये हम बात कर रहे हैं सेब की, तो यहाँ पर ये भी सेब है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अगर यहाँ पर जो ये कैपिटल है अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ भी ब्रेक होगी, यहाँ भी ब्रेक होगी, यहाँ भी ब्रेक होगी, यहाँ भी ब्रेक होगी। ऐसा नहीं कि स्पीसीज एक है उसके इंडिविजुअल में अलग अलग किसी में ब्रेक हो रही है किसी में नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक स्पीसीज है उसके जितने भी इंडिविजुअल है, अगर एक में ब्रेक होती है तो सभी में ब्रेक होगी, एक में अगर इंटैक्ट है तो सभी में इंटैक्ट होगी, ओके। लेकिन यहाँ दिया क्या है 4th में कि विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज द टैपिटल सेल वॉल ब्रेक्स डाउन इन सम इंडिविजुअल एंड नॉट इन अदर्स। तो ये गलत हो जाएगा। स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं सभी में सेम पैटर्न रहेगा, या तो वो ब्रेक करेंगे या तो वो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और 4th गलत है। हमसे पूछा भी क्या है, गलत कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा A, B एंड D। बस यहाँ C सही है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52, रेगुलेशन ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम शॉर्ट में पेपकेज बोलते हैं, गवर्न CO2 फिक्सेशन इन बोथ C4 एंड केम प्लांट, विच वन or more of the following statement with respect to pepcase activity is are correct. Again this is the question of MSQ। आपको ये चीजें बड़ी ध्यान से देखनी है कि ये जो MSQ क्वेश्चन होते हैं ये कौन से हैं। और एक बात और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर कोई MSQ क्वेश्चन, जैसे हमने अभी लास्ट में ये क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपका आंसर क्या है, ABD है, इसका सही आंसर क्या है, ABD है, लेकिन आपने आंसर लगाया है केवल AB। आपको लगता है कि AB तो पक्का गलत है लेकिन CD आपको लगते हैं सही है, तो आपने AB कर दिया है, तो भी आपको यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी क्योंकि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और जो MSQ होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आप ABD लिखते हैं तो ही आपको नंबर मिलेगा, अगर आप BD लिखते हैं तो भी नंबर नहीं मिलेगा, AB लिखते हैं तो भी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर भी नहीं मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। आपको एग्जैक्ट लिखना होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी किसका है, MSQ का है, और किसके बारे में बात की गई है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अच्छा, काम क्या है इसका, C4 प्लांट जो होते हैं जिनमें C4 साइकिल चलती है और केम प्लांट होते हैं उनमें पेपकेज का काम क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है उस CO2 को अंदर लिया जाता है। अच्छा, ये किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में CO2 को अंदर लेना पड़ता है, उसको फिक्स करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो फोस्फोइनोल पायरुवेट से कनेक्ट करती है, जुड़ती है, और फिर वो बना देती है C4 एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो CO2 अंदर आई है साथ में जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है, इन दोनों को जोड़कर C4 एसिड बनाने का जो काम है वो कौन करता है, वो पेपकेज करता है, पेपकेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे पूछा है कि C4 में और केम प्लांट में उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, आपको इन चारों में से बताना है। पहले मैं समझा देती हूँ फिर हम ऑप्शन पर बात करेंगे। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं केम प्लांट के अंदर, ठीक है। ये है केम प्लांट। देखिए केम प्लांट में क्या होता है, ये है यहाँ पर लाइट कंडीशन
और ये है डार्क कंडीशन। अगर आपको पता है कैम प्लांट के बारे में तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये जो कैम प्लांट होते हैं ये दिन में अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं और रात में खोल देते हैं। ये जो C4 प्लांट होते हैं, C4, इनमें दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहता है और रात में क्लोज रहता है। अब देखो कैम प्लांट में दिन के समय अगर स्टोमेटा बंद है तो CO2 नहीं आएगा, है ना, स्टोमेटा से ही CO2 आता है। अब अगर कैम प्लांट में दिन के समय में स्टोमेटा बंद है तो CO2 नहीं आएगी। अब CO2 अगर नहीं आ रही है तो हम उस CO2 को पेप यानी फोस्फोइनोल पायरुवेट से भी नहीं जोड़ेंगे। अब नहीं जोड़ेंगे तो पेपकेज की जरूरत भी नहीं है। यानी कैम प्लांट में दिन के समय में स्टोमेटा बंद रहता है, CO2 नहीं आती है, इस वजह से पेपकेज का कोई काम नहीं है। तो कैम प्लांट में दिन के समय में हम पेपकेज को इनएक्टिव करवा देते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं ये लाइट टाइम है, लाइट मतलब डे समय, डे है, और ये क्या है, डार्क है यानी नाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट यानी डे टाइम में जो पेपकेज होता है वो इनएक्टिव होता है, और जब रात होती है, डार्क होता है, तब पेपकेज जो है एक्टिव हो जाता है। कैसे होता है, फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन। यदि मैं पेपकेज पर फोस्फेट को ऐड कर देती हूं तो वो एक्टिव हो जाता है, और अगर फोस्फेट हटा देती हूं तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डीफोस्फोराइलेशन करने के लिए फोस्फेटेज की जरूरत होती है, और फोस्फोराइलेशन करने के लिए हमें काइनेज की जरूरत होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फोस्फेटेज होता है ये दिन में आता है, आकर के पेपकेज से फोस्फेट को हटाकर उसको इनएक्टिव कर देता है, और रात के समय में पेपकेज काइनेज आता है और फिर से इस पेपकेज पर फोस्फेट को ऐड करके उसको एक्टिव कर देता है। ओके, ठीक है। अब देखिए C4 प्लांट में क्या है, फिनोमिना तो सेम है कि फोस्फोराइलेशन से एक्टिवेशन होगा और डीफोस्फोराइलेशन से इनएक्टिवेशन होगा। डीफोस्फोराइलेशन कौन करेगा, फोस्फेटेज, फोस्फोराइलेशन काइनेज। लेकिन बस जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब C4 में क्या होगा, डार्क में पेपकेज इनएक्टिव होगा और लाइट में पेपकेज एक्टिव होगा। ओके, चलिए अब हम मैच कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को। एक बार लिख लेते हैं ताकि यहाँ हमें थोड़ा आसानी हो जाए अपने क्वेश्चन को देखने में। हमने क्या पढ़ा है, वेट अ मिनट, हमने क्या पढ़ा है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि कैम के अंदर डे टाइम में पेपकेज कैसा होता है, इनएक्टिव। C4 प्लांट में डे टाइम में पेपकेज होता है एक्टिव। कैम प्लांट में नाइट में क्या होता है, पेप होता है एक्टिव, और C4 प्लांट में नाइट टाइम में पेप होता है इनएक्टिव। कैसे, विद द हेल्प ऑफ डीफोस्फोराइलेशन। और एक्टिव कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फोस्फोराइलेशन। फर्स्ट में क्या लिखा है, पेपकेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफोस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। गलत बात है, C4 में डे टाइम में ये एक्टिव होता है ना कि इनएक्टिव, तो ये हो जाएगा गलत। पेपकेज इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफोस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। ये बात बिल्कुल सही है कि कैम प्लांट में दिन के समय में पेपकेज जो है वो इनएक्टिव होता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ डीफोस्फोराइलेशन। सो दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। थर्ड में लिखा है पेपकेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफोस्फोराइलेशन एट नाइट। ये भी सही बात है कि नाइट में C4 प्लांट में नाइट के समय में पेपकेज इनएक्टिव होता है विद द हेल्प ऑफ डीफोस्फोराइलेशन, तो ये भी बात सही है। पेपकेज इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफोस्फोराइलेशन एट द नाइट। कैम प्लांट में नाइट के समय में जो पेपकेज होता है वो एक्टिव होता है ना कि इनएक्टिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर B सही है और C सही है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा B एंड C। आपको ये दोनों ही टिक करने हैं तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53, विच वन और मोर प्रोसेस लिस्टेड बिलो डज नॉट या फिर डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन होती है तो इन चारों में से कौन कौन सी
डज नॉट या तो डू नॉट, मतलब ये भी क्या है, एमएसक्यू क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एमएसक्यू क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इन चारों में से कौन कौन से प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रीविंग वाइन यूजिंग द ईस्ट, हम ईस्ट फर्मेंटेशन करवा रहे हैं। तो जब वाइन बनाते हैं तो यहाँ पर CO2 रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, लेकिन हमसे पूछा है कहाँ रिलीज नहीं होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हम जब बेकिंग मतलब हम जब डो तैयार करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, जो ब्रेड हम खाते हैं उसके लिए जो आटा डो हम तैयार करते हैं उसको हम फर्मेंट करवाते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी CO2 की फॉर्मेशन होती है जिससे कि वो जो डो होता है वो पफिनेस शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी CO2 बनती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो मेकिंग योगर्ट यूजिंग द लैक्टोबैसिलस, तो यहाँ क्या है, फंगस है, यहाँ भी क्या है, फंगस है। जब फंगस फर्मेंटेशन करती है तो वो CO2 बनाती है, इसलिए ये हमारे आंसर नहीं है। लेकिन लैक्टोबैसिलस क्या है, ये तो एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, लेकिन वहां पर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। दो टाइप की फर्मेंटेशन होती है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, वहां CO2 नहीं बनता है। अगर आपने पढ़ा है तो जब पायरुवेट बनता है, जब ग्लाइकोलिसिस होकर के जब पायरुवेट बनता है, फिर ये पायरुवेट जो है उसके 3 फेट होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है कि वो वहां पर ETC के लिए चला जाता है, मतलब कि ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहां पर TCA साइकिल होती है, फिर ETC होता है। तो ये दोनों में क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है। देखो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का होता है, इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन का है, और एक कार्बन यहाँ CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो ये 3 कार्बन का होता है, ये भी कितना है, 3 कार्बन का है, ये भी कितना है, 3 कार्बन का है। तो यहाँ पर कोई भी CO2 फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या बनाया है, वाइन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ है तो CO2 बनता है। यहाँ पर भी हमने ईस्ट को तैयार मतलब ईस्ट का यूज किया है ब्रेड का डो तैयार करने के लिए, तो यहाँ पर भी CO2 बनता है, लेकिन यहाँ बना है लैक्टिक एसिड, तो यहाँ CO2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, नो CO2। देखो आगे बात करें मेकिंग चीज यूजिंग द फंगस। अब जो चीज होता है, पनीर जो होता है वो बैक्टीरिया से भी बनता है, मतलब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से भी बनता है, और ईस्ट भी बनाता है, उसको फंगस भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं फंगस का यूज करके, तो वहां पर जो है pH को काफी हद तक, pH जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि ये CO2 फॉर्म ना हो। वैसे तो क्या है, ये फंगस कर रही है, तो चांस ये है कि CO2 बनेगी, लेकिन वहां pH टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वहां CO2 की फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अगर होती भी है तो वहां किसी और चीज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर C और D विल बी द राइट आंसर। मतलब यहाँ पर C और D ऐसे ऑप्शन है जिनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं बनती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, NAT का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी आपको अगर गलत हो जाता है क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन गलत हुआ है ऑब्वियसली नंबर तो नहीं मिलेगा, पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। क्या लिखा है, द ओव्यूल ऑफ अ डिप्लॉयड स्पीसीज विद 2n is equal to 8 undergo double fertilization. If the pollen is contributed by an individual with meiotic non-disjunction, the chromosome number of the zygote will be. तो देखिए ओव्यूल क्या है, ओव्यूल 2n है, और 2n क्या है, 8। ओव्यूल के अंदर बनता है एग विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, तो एग क्या होगा, n होगा, n मतलब 4 होगा, यानी एग के पास क्या है, 4 क्रोमोसोम है। आगे लिखा है कि जो पोलन है जो यहाँ पर आएगा डबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसमें हो गया है मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये एग है
और वो जो मेल गैमीट आया है उसमें क्या हुआ है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हुआ है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे और उससे हमें जो जाइगोट मिलेगा, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे ये आपको बताने हैं। तो देखो एग में तो फॉर श्योर 4 होंगे, क्योंकि एग तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मेल गैमीट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो गड़बड़ा गया है, वो 4 नहीं है। वो कितना हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर नॉर्मल मियोटिक डिवीजन होती है तो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर भी आपको देखो 4 क्रोमोसोम दिए गए हैं। तो हुआ क्या है कि जब मियोसिस 1 होता है तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब मियोसिस 2 होता है तो क्रोमेटिड जो होती हैं, एक क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती हैं और फाइनली हमें गैमेट्स ऐसे मिलते हैं NNN। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर क्या है, 4 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो आधे हो गए हैं, तो उसको N बोलते हैं और ये 2N है। ये दिखाया है आपको नॉर्मल मियोटिक डिवीजन। लेकिन अगर मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी 2 केस बनते हैं कि मियोसिस 1 जो है उसमें क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है तो अलग कंडीशन होती है। मियोसिस 2 में अगर हुआ है तो उसके लिए अलग कंडीशन होती है। जैसे देखो अगर मियोसिस 1 में हम बात करें, अगर हुआ है नॉन डिसजंक्शन तो आप देख सकते हैं होता क्या है वैसे नॉन डिसजंक्शन कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज के अंदर, जब वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से तो उसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। इससे होता क्या है कि एक गैमीट में कम क्रोमोसोम चले जाते हैं और एक में एक्स्ट्रा चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है नॉन डिसजंक्शन हुआ है जिस वजह से अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाया है। जब मियोसिस 2 हुआ तो वहां पर एक के पास तो केवल 2 ही रह गए हैं, एक सेल के पास 2 रह गए हैं और एक सेल के पास कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं। जब ये डिवाइड करेगा तो 3 यहाँ 3 यहाँ और एक यहाँ एक यहाँ। वैसे नॉर्मली आना कितना था, 2 क्रोमोसोम आने थे, लेकिन यहाँ क्या आ गए हैं 3 और यहाँ 1 यानी ये n+1 और ये n-1 n-1 हो गया है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 3 हो गए हैं, यहाँ पर भी 3 हो गए हैं, लेकिन यहाँ केवल 1 ही रह गया है। अब बात करें मियोसिस 2 की, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मियोसिस 1 तो बिल्कुल नॉर्मली हुआ है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए हैं। लेकिन जैसे ही मियोसिस 2 की बारी आई है तो वहाँ क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं हो पाए हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पर तो क्या हुआ, ये जो सेल है जिसमें नॉर्मली क्रोमोसोम गए हैं वो तो नॉर्मली सेपरेट होंगे और वहाँ हमें NN मिल जाएगा। लेकिन जिस सेल में गड़बड़ हुई है वहाँ पर एक में 3 मिलेंगे और एक में 1 मिलेगा। तो यहाँ n+1 n-1 n और n का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है, या तो n+1 वाला आ सकता है या तो n-1 वाला आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है 4। तो अगर n+1 हुआ है तो मतलब 5 क्रोमोसोम और अगर n-1 हुआ है तो मतलब 3 क्रोमोसोम। इसका मतलब है 3 क्रोमोसोम। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेरा आंसर अलग आ रहा है और जो आंसर की में दिया है वो अलग है। हमें ये 2 कंडीशन मिली है नॉन डिसजंक्शन से। पहली बात तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से फेज में डिसजंक्शन हुआ है, मतलब मियोसिस 1 में हुआ है या मियोसिस 2 में हुआ है। या फिर चलो अगर हम दोनों भी काउंट कर लें कि मियोसिस 1 और 2 का लिया है तो या तो कंडीशन हमें n+1 की मिलेगी या तो हमें n-1 की मिलेगी। तो हमारे पास एग तो ठीक है 4 है, अगर इसके साथ में ये वाला पोलन ग्रेन आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। और अगर ये वाला आया है मेल गैमीट तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9। तो या तो क्रोमोसोम जाइगोट का 7 होना चाहिए या तो उसका 9 होना चाहिए, लेकिन आंसर में दिया है कि 12 है। मुझे नहीं समझ आया कि ये 12 कैसे है, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया। ये अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है कुछ और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। हालांकि कई बार मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर यही आ रहा है बार बार, ठीक है। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इसका आंसर पता है कि 12 क्यों है तो इसका आंसर वैसे 12 ही, क्योंकि आंसर की में भी दिया हुआ है 12 है, बट है कैसे वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो आपके लिए है, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर 12 किस तरीके से है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखूंगी, सर्च करूंगी, कहीं मिला तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी इस क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट की, ठीक है। ओके,
तो आज की वीडियो में हमें जो क्वेश्चन करने थे वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।